नमस्ते दोस्तों, मैं प्रोफेसर डीसी आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर, जहां मैं अंग्रेजी साहित्य और कविताओं को सरल और रोचक तरीके से समझाता हूं। आज मैं आपको एक बहुत ही खास कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो है रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी अतिथि। ये कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है। इसमें एक युवा ब्राह्मण लड़के तारापद की अद्वितीय यात्रा है, जो अपनी स्वतंत्रता और नई जगहों की खोज की लालसा में बार बार अपने घर से भागता है। तारापद की मासूमियत और उसका स्वाभाविक आकर्षण कैसे मोतीलाल बाबू और उनके परिवार को प्रभावित करता है, और कैसे वह अंत में फिर से अपने बंधनों से मुक्त होने के लिए निकल पड़ता है, ये सब मैं इस कहानी में बताऊंगा। तो चलिए मेरे साथ इस अद्भुत कहानी में डूब जाइए और जानिए तारापद की जीवन यात्रा के बारे में। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी नई कहानियों की जानकारी मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं अतिथि की कहानी। अतिथि एक लघु कथा, लेखक रविंद्रनाथ टैगोर। मोतीलाल बाबू अपने परिवार के साथ एक नदी के किनारे कंथालिया नामक गांव जा रहे थे, जहां वे जमींदार थे। दोपहर को जब उनकी नाव रुकी और सभी खाना पकाने और खाने के लिए किनारे पर उतरे, तभी एक 15-16 साल का ब्राह्मण लड़का उनके पास आया। वह नंदीग्राम जाना चाहता था, जो उनकी नाव के रास्ते में था। मोतीलाल बाबू ने उसे सहमति दे दी और उसे दोपहर का खाना भी पेश किया। उस लड़के का नाम तारापद था। उसकी बड़ी बड़ी आंखें और मनमोहक चेहरा था, हालांकि उसकी धोती पुरानी और मुरझाई हुई थी। वो सहज था और तुरंत खाना पकाने में जुट गया। फिर वह नदी में स्नान कर ताजा धोती पहनाया। मोतीलाल बाबू अब उसे नाव के अंदर ले गए। उनकी पत्नी अन्नपूर्णा और 9 साल की बेटी चारू शशि भी वहीं थी। अन्नपूर्णा का दिल तारापद पर आ गया। उसने सोचा, इसकी माँ इस खूबसूरत बच्चे के बिना कैसे रहती होगी। उसने 2 चटाई बिछाई, एक मोतीलाल बाबू के लिए और दूसरी तारापद के लिए। उसने तारापद को बहुत सारा खाना खाने पर मजबूर किया, लेकिन तारापद ने सब कुछ खुशी खुशी से ठुकरा दिया। वह ना तो शर्मिला था, ना ही जिद्दी, बस जितना चाहता था उतना ही खाता था। भोजन के बाद अन्नपूर्णा ने उसकी पृष्ठभूमि के बारे में जानकारी निकालने की कोशिश की। जो उसने बताया कि वह यह था कि वह 7 या 8 साल की उम्र में अपने घर से अपने ही मन से निकल गया था। क्या तुम्हारी मां जीवित है? हाँ। क्या वह तुमसे प्यार नहीं करती? तारापद ने इस सवाल को अजीब पाया और हंस पड़ा। वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करेगी? तो फिर तुमने उसे क्यों छोड़ा? अन्नपूर्णा ने पूछा। उसके 4 और बेटे हैं, 3 बेटियां और हैं, तारापद ने कहा। ऐसे कैसे कह सकते हो? अन्नपूर्णा आहत हुई। क्योंकि किसी के पास 5 उंगलियां हैं, क्या वह एक को जाने दे सकता है? तारापद अपने माता पिता का चौथा बच्चा था और उसने बहुत ही कम उम्र में अपने पिता को खो दिया था। हालांकि उसके कई भाई बहन थे, तारापद बहुत प्यारा बच्चा था। न सिर्फ उसकी माँ और भाई बहन, बल्कि पड़ोसी भी उससे बहुत स्नेह करते थे। यहाँ तक कि उसके शिक्षक भी उसे मारने से बचाते थे। ऐसी परिस्थितियों में तारापद के गांव से भागने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन उसने ऐसा किया एक नाटक मंडली के साथ, जो उसके गांव में प्रदर्शन करने आई थी। गांव वालों ने उसे खोजकर वापस लाया।
उसकी माँ और बहन उसे पाकर रो पड़ी। उसके बड़े भाई ने स्नेहपूर्वक उसे फटकारा। पड़ोसी भी उसे वापस पाकर बहुत खुश थे, लेकिन तरापद में जन्मजात इच्छा थी कि वह किसी भी बंधन से मुक्त रहे, चाहे वह प्रेम का ही क्यों ना हो। इसीलिए वह बार बार भागता रहा, जब तक कि उसके परिवार और पड़ोसियों ने उसे छोड़ न दिया। पहले उसने एक नाटक मंडली के साथ काम किया। मंडली के मालिक को उसे बहुत लगाव हो गया और जिन घरों में वह प्रदर्शन करने जाते, वहां के लोग भी उसे बहुत प्रभावित होते। लेकिन एक सुबह तरापद बिना बताए गायब हो गया। वह एक बंजारा गायकों की मंडली के साथ जुड़ गया। मंडली के मुखिया ने उसे कई गाने सिखाए और उसे अपने जैसा मानने लगे, लेकिन तरापद फिर से गायब हो गया। एक गांव के मेले में वह एक विक्रेता की सहायता करने लगा और फिर कोलकाता के एक जिम्नास्टिक समूह के साथ जुड़ गया। जिम्नास्टिक के प्रदर्शन में उसका काम बांसुरी बजाना था, जो उसने खुद सीखा था। अंततः वह जिम्नास्टिक समूह से भागकर नंदीग्राम की ओर जा रहा था, जहां जमींदार एक नया थिएटर समूह स्थापित कर रहे थे, और तभी उसकी मुलाकात मोतीलाल बाबू से हुई। हालांकि तरापद ने दुनिया का बहुत कुछ देखा था, लेकिन उसके चेहरे पर मासूमियत थी जो अछूत थी। मोतीलाल बाबू, जो जीवन के हर पहलू से परिपक्व थे, उसकी इस मासूमियत से प्रभावित होकर उसे अपने साथ ले गए। नाव नदी के साथ आगे बढ़ी। तरापद पाल के पास गया और दोनों ओर के दृश्य देखने लगा। वह नाविकों के साथ जल्द ही दोस्त बन गया और यहां तक कि नाव चलाने में भी उनकी मदद करने लगा। जब नाविक को धूम्रपान की जरूरत होती तो वह उसका काम संभाल लेता। शाम को अन्नपूर्णा ने उसे पूछा कि वह रात के खाने में क्या लेना पसंद करेगा। जो भी मिल जाए, तरापद ने उदासीनता से कहा। कभी कभी मैं रात का खाना भी नहीं खाता। अन्नपूर्णा ने गांव से दूध और मिठाई मंगाई। तरापद ने बहुत ही सीमित भोजन किया और वास्तव में दूध को मना कर दिया। यहां तक कि मोतीलाल बाबू के अनुरोध पर भी उसने कहा, मुझे दूध पसंद नहीं। कुछ दिन बीत गए। तरापद ने राशन लाने, खाना पकाने और नाव चलाने में भी मदद की। वह सब कुछ सहजता और प्रभावी तरीके से करता था। जो भी काम सामने आता, उसे उत्साह के साथ करता, लेकिन साथ ही वह दुनिया के प्रति उदासीन और अनासक्त था। उसने उन नाटक समूहों के दृश्य याद थे जिनके साथ वह जुड़ा था, और वह उन्हें गा और अभिनय कर सकता था। एक शाम मोतीलाल बाबू रामायण पढ़ रहे थे। तरापद ने इतना उत्साहित होकर कहा, पुस्तक को नीचे रख दीजिए, सुनिए, मैं कुश और लव की कहानी का अभिनय करता हूं। अपने बांसुरी जैसे स्वर में वह गाने लगा और अभिनय करने लगा। नाविक आकर्षित हो गए और कमरे में इकट्ठा हो गए। गुजरती नावों से लोग सुनने की कोशिश कर रहे थे। अन्नपूर्णा ने तरापद को गले लगाने का मन किया और मोतीलाल बाबू ने महसूस किया कि अगर वह तरापद को रोक सकते हैं तो उनके बेटे की कमी पूरी हो जाएगी। लेकिन छोटी चारू शशि के दिल में ईर्ष्या और नाराजगी का ज्वार उमड़ रहा था। चारू शशि अपने माता पिता की इकलौती संतान थी और उनके स्नेह की अकेली हकदार थी। वो बहुत जिद्दी थी और अक्सर कपड़ों या केश विन्यास पर नखरे दिखाती थी, लेकिन दूसरी बार वह स्नेह में अत्यधिक हो जाती, अपने माँ को बार बार चूमती और गले लगाती। वो एक पहेली थी।
तारापद के प्रति उसने एक तीव्र और शक्तिशाली दुश्मनी विकसित कर ली। उसने अपने माता पिता को भी परेशान कर दिया था। वो अपना खाना धक्का मार कर हटा देती, लगभग रोने लगती। वह खाना पकाने की आलोचना करती और नौकरानियों को मारती। वो हर चीज की बेवजह शिकायत करती। तारापद के गुण जितना उसे और दूसरों को आकर्षित करते और प्रसन्न करते, वह उतनी ही गुस्से में आ जाती। जिस दिन तारापद ने रामायण से गाया, अन्नपूर्णा ने अपनी बेटी से पूछा, तो चारू, तुम्हें यह कैसा लगा? चारू ने सख्ती से सिर हिलाया। नहीं, उसे यह बिल्कुल पसंद नहीं आया और वह इसे कभी पसंद नहीं करेगी। यह महसूस करते हुए कि चारू तारापद से ईर्ष्या करने लगी थी, उसकी मां ने उसके सामने उसकी तारीफ करना बंद कर दिया। केवल जब चारू सो जाती तो वह अपने पति के साथ दरवाजे पर बैठती, जबकि तारापद नाव के डेक पर प्रदर्शन करता। फिर भी चारू कभी कभी बिस्तर से उठकर बाहर आ जाती और रोती, माँ, तुम लोग कितना शोर मचा रहे हो, मुझे नींद नहीं आ रही। उसे यह असहनीय लगता था कि उसके माता पिता तारापद के गाने सुन रहे थे, जबकि उसे सोने के लिए भेज दिया गया था। इस चमकदार आंखों वाली लड़की ने तारापद को बहुत प्रभावित किया। उसने उसे कहानियां सुनाकर, बांसुरी बजाकर या गाने गाकर जीतने की कोशिश की, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुआ। केवल एक चीज जो चारू को उसके बारे में पसंद आई, वह थी उसकी तैराकी की कला। दोपहर में जब उसका गोरा शरीर नीले पानी में खेलता, तो चारू नाव पर बैठी बुनाई करते हुए चोरी छुपे उसे देखती। तारापद को यह भी ध्यान नहीं रहा जब नाव नंदीग्राम से आगे निकल गई। 10 दिन बाद नाव कंथालिया पहुंची। जमींदार के लौटने पर गांव में एक बड़ा स्वागत समारोह हुआ। समारोह के दौरान तारापद चुपचाप नाव से उतर गया और गांव का एक त्वरित सर्वेक्षण किया और जगह और लोगों से परिचित हो गया। कुछ ही दिनों में उसने गांव का दिल जीत लिया। उसने ये सब अपने स्वाभाविक व्यवहार से किया। बच्चों के साथ वह बच्चा बन जाता, बुजुर्गों के साथ समझदार और सम्मानजनक रहता। वो मिठाई की दुकान में बैठता तो मिठाइयों से मक्खियां भगाता। कुम्हार के साथ बैठता तो चाक पर हाथ आजमाता। उसने सब कुछ और हर चीज का थोड़ा बहुत ज्ञान ले लिया था और उसने गांव के लोगों को और गांव को अपने नियंत्रण में ले लिया था। लेकिन चारू शशि उसके नियंत्रण में नहीं आई और शायद यही कारण था कि तारापद इस जगह पर सामान्य दिनों से अधिक समय तक रुका रहा। चारू शशि की एक दोस्त थी जिसका नाम सोना मोनी था, जो एक बाल विधवा थी। वह बीमार थी और कुछ दिनों से चारू से मिलने नहीं आ सकी थी। जब वह अंततः आई तो चारू ने उसे उनके नए मेहमान के बारे में बताना शुरू किया। शायद वो अपनी दोस्त को प्रभावित करना चाहती थी और वो उसकी जिज्ञासा को बढ़ाना चाहती थी। लेकिन उसने जाना कि सोना मोनी पहले से ही तारापद को अच्छी तरह जानती थी, जो अक्सर उसे मिलने जाता, उसके लिए फल और फूल तोड़ता और यहाँ तक कि एक छोटी बांसुरी भी बनाता। वह उसे दादा कहती थी। तारापद उसकी मां को मौसी कहता था। चारू के पूरे शरीर में जलन का एहसास होने लगा। उसने तारापद को अपना बहुत ही निजी संपत्ति मान लिया था, जिसे वह कभी कभी दूसरों को सौंप सकती थी। क्यों वह पहले से ही सोना मोनी के लिए दादा बन गया? एक मामूली बात पर चारू ने सोना मोनी से बुरी तरह झगड़ा किया। फिर वह तारापद के कमरे में गई, उसकी बांसुरी फेंक दी
और उस पर कूदने लगी। ठीक तभी तरापद आ गया। तुम मेरी बांसुरी क्यों तोड़ रही हो? उसने आश्चर्य से पूछा। मैं सही काम कर रही हूं, चारू ने गुस्से में आकर लाल लाल आंखें दिखाते हुए कहा। फिर उसने और भी कई बार उस पर कूदकर उसे तोड़ डाला। रोते हुए भाग गई। तरापद ने बांसुरी को उठाया और उसकी हालत देखकर हंस पड़ा। हर दिन चारू उसके लिए और भी रहस्यमयी होती जा रही थी। तरापद अंग्रेजी पढ़ नहीं सकता था, लेकिन मोतीलाल बाबू की लाइब्रेरी में सुंदर चित्रों वाली किताबों की ओर आकर्षित होता था। वह उनके पन्ने पलटता और चित्रों को दिलचस्पी से देखता। एक दिन मोतीलाल बाबू ने पूछा, क्या तुम अंग्रेजी सीखना चाहते हो? जी हाँ, तरापद ने उत्साह से कहा। वो अंग्रेजी सीखने में डूब गया। लोगों से बातचीत करना छोड़ दिया। वो ज्यादा बाहर नहीं जाता था। कभी कभी गांव के बच्चे उसे सुनसान नदी किनारे पर टहलते हुए कविता याद करते हुए देखते। वो उसे डरते थे और उसे परेशान नहीं करते थे। पहले वो परिवार के साथ खाना खाता और अन्नपूर्णा उसे खिलाने में आनंद लेती थी। अब उसने अनुरोध किया कि खाना बाहर भेज दिया जाए ताकि उसकी पढ़ाई में कम व्यवधान हो। अन्नपूर्णा ने विरोध किया, लेकिन मोतीलाल बाबू ने इसमें समझदारी दिखाई। चारू ने अचानक जिद पकड़ ली कि वो भी एक शिक्षक से अंग्रेजी सीखेगी, लेकिन उसमें ध्यान की कमी थी और वो केवल तरापद की पढ़ाई में खलल डालती थी। उसने कभी अपने पाठ नहीं सीखे, लेकिन अगर तरापद अपने पाठ में सफल होता और अगले पर बढ़ता तो वह रोती और नाराज होती। उसे वही पढ़ाया जाना चाहिए था, भले ही वह उससे काफी पीछे थी। तरापद ने अपने खाली समय में अपने कमरे में बैठकर पाठों का अभ्यास किया। चारू चुपके से कमरे में घुस जाती और उसके अभ्यास पुस्तकों पर स्याही गिरा देती, किताब के पन्ने फाड़ देती या तो उसका पेन चुरा लेती। तरापद इन सबको हंसी में टाल देता और जब बर्दाश्त नहीं होता तो उसे मारता, लेकिन वह चारू को नियंत्रण में नहीं ला सकता था। एक दिन उसने देखा कि उसके अभ्यास के पन्ने स्याही से भरे हुए थे और वो चुपचाप उदास हो गया। चारू दरवाजे पर आई और वहां मंडराने लगी। उसे उम्मीद थी कि उसे मारा जाएगा, लेकिन तरापद चुपचाप और उदास बैठा रहा। ये एक बहुत ही प्रभावी सजा थी। जल्द ही चारू ने एक माफी लिखी और तरापद का ध्यान खींचने की कोशिश की। उन बड़े बड़े अनगढ़ अक्षरों को देखकर जिसमें उसने माफी मांगी थी, तरापद हंस पड़ा। चारू गुस्से और शर्म से भाग गई। कई बार सोनामुनि ने आकर तरापद के अध्ययन कक्ष में झांका, जो घर के बाहरी हिस्से में था। चारू अभी भी उसकी दोस्त थी, लेकिन तरापद के मामले में नहीं। इसीलिए सोनामुनि तभी आना पसंद करती थी जब चारू घर के अंदर होती। तरापद स्नेहपूर्वक पूछता, क्या खबर है सोना? मेरी माँ ने तुम्हें एक दिन आने के लिए कहा है, सोनामुनि ने शर्माते हुए कहा। मौसी को कहना मैं आऊंगा, तरापद कहता। अचानक चारू वहां आ जाती और सोनामुनि को डरा देती। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे परेशान करने की? मैं पिताजी से शिकायत करूंगी कि तुम उसकी पढ़ाई में खलल डाल रही हो। तरापद ने सोनामुनि की मां के घर 2 बार दौरा किया, लेकिन उसके बाद चारू ने बाहर से उसका दरवाजा बंद कर दिया। उसे केवल रात के खाने के समय ही खोलती थी। नाराज तरापद ने बिना खाना खाए छोड़ने की धमकी दी। चारू ने हाथ जोड़कर उसे रहने की विनती की। जब वो काम नहीं आया तो उसने इतना जोर से रोना शुरू किया कि तरापद को मानना ही पड़ा। इस प्रकार 2 साल बीत गए। तरापद ने कभी खुद को कहीं भी इतना लंबे समय तक
बांधने नहीं दिया था। शायद वह अपनी पढ़ाई में वास्तव में दिलचस्पी लेने लगा था या आरामदायक जीवन की सामान्य प्रवृत्ति विकसित कर रहा था, या शायद उसके दिल में अपनी शरारती सहपाठी के लिए भावनाएं पैदा हो रही थी, लेकिन वो रह रहा था। इस बीच चारू शशि 11 साल की हो गई थी, जो उस समय और परिस्थितियों में विवाह योग्य उम्र थी। मोतीलाल बाबू ने उपयुक्त वर की तलाश शुरू कर दी और प्रचलित प्रथा के अनुसार चारू को बाहर जाने और अंग्रेजी पढ़ने से प्रतिबंधित कर दिया। चारू ने विद्रोह किया और उसकी मां ने मोतीलाल बाबू से कहा, आप यहां वहां दूल्हे की तलाश क्यों कर रहे हैं? तारापद पूरी तरह से उपयुक्त है और आपकी बेटी भी उसे पसंद करती है। लेकिन मुझे तारापद की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ भी नहीं पता। आश्चर्यचकित मोतीलाल बाबू ने विरोध किया। मैं अपनी इकलौती बेटी का विवाह ऐसे कैसे कर सकता हूं? मैं उसके लिए एक अच्छा रिश्ता चाहता हूं। उन्हें एक अच्छा रिश्ता ढूंढ लिया, लेकिन जिस दिन वर की पार्टी चारू को देखने आई, उसने उनके सामने आने से इनकार कर दिया। एक दृश्य को रोकने के लिए मोतीलाल बाबू को कई बहाने बनाने पड़े। अब उन्होंने सोचा कि तारापद चारू के लिए इतना भी बुरा विकल्प नहीं होगा। इस तरह वो और उनकी पत्नी अपनी बेटी से अलग होने की पीड़ा से बच जाएंगे और वह किसी भी आलोचना से भी बच जाएगी। तारापद के परिवार के बारे में पूछताछ की गई। रिपोर्ट थी कि यह एक अच्छा परिवार था, लेकिन बहुत गरीब था। फिर तारापद की मां और बड़े भाइयों को औपचारिक प्रस्ताव भेजा गया, जिन्होंने बिना सोचे समझे इसे खुशी खुशी स्वीकार कर लिया। कंथालिया में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। हालांकि सावधान मोतीलाल बाबू ने इसे फैलने नहीं दिया, लेकिन चारू को रोका नहीं जा सका। जैसे एक डाकुओं का गिरोह, वह कभी कभी तारापद के अध्ययन कक्ष में उतर जाती और उसकी शांति भंग कर देती, कभी स्नेह से, कभी गुस्से में। लेकिन अब तारापद को इन हरकतों में एक रोमांचक उत्तेजना महसूस होने लगी। सदा हल्का फुल्का, सदा अनासक्त, अब वो बेध्यान और सपनों में खोने लगा। कभी वो अपनी पाठ्य पुस्तकों को छोड़ देता और पुस्तकालय में चला जाता और चित्रों वाली किताबों के पन्ने पलटता, अपने सपनों में और भी रंगीन। उसे यह कभी नहीं सूझता कि वो चारू पर हंसे या उसे मारे जब वो उसे परेशान करती। इस नए बदलाव, इस बंधन और जुड़ाव की भावना उसे खुद में एक नया सपना लगने लगी। एक दिन निश्चित कर मोतीलाल बाबू ने लोगों को भेजा कि वे नाव से तारापद की मां और भाइयों को लेकर आए, लेकिन उन्होंने तारापद को इसके बारे में नहीं बताया। उन्होंने कोलकाता में अपने वकील को शादी के अवसरों के लिए एक संगीत बैंड की व्यवस्था करने के लिए कहा और समारोह के लिए आवश्यक सामग्री की सूची भी भेजी। मॉनसून का आगमन हो चुका था। नदी बारिश के पानी से भरी हुई थी। ये कुरलकटा में एक बड़े वार्षिक मेले का समय था, जो अगले जमींदार क्षेत्र में था। एक चांदनी रात में नदी पर जाते हुए तारापद ने देखा कि कई नावें कुरलकटा की ओर जा रही थीं। एक नाव में विशाल पहिया था, दूसरी में बेचने का सामान और तीसरी में एक घूमता हुआ नाट्य समूह। कुछ नावों से कोलकाता के कुछ संगीत मंडली की आवाजें आ रही थी, कुछ से बांसुरी और मंजीरे की ध्वनि। वातावरण में उत्साह था। वातावरण और भी गहरा हो गया जब बादलों ने चांद को ढक दिया। कंथलिया गांव उस अंधकार में सोता रहा। अगली सुबह
तारापद की माँ और बड़े भाई आ पहुंचे। 3 और नावें भी पहुंची जो शादी के उपहार और उपकरण लाए थे। सोना मोनी भी मिठाई और आचार लेकर आई और तारापद के अध्ययन कक्ष में झांक कर देखा। लेकिन अगली सुबह तारापद दिखाई नहीं दिया। प्रेम, स्नेह और घरेलू जीवन के बंधनों में पूरी तरह से फंसने से पहले कंथलिया का अतिथि सबका दिल लेकर चला गया। तो ये थी हमारी कहानी जिसका नाम है अतिथि, और आइए समझते हैं इसका सारांश। रविंद्रनाथ टैगोर की लिखी अतिथि एक छोटी कहानी है जिसमें एक आवारा युवक तारापद की कहानी है जो अपनी स्वतंत्रता और नई जगहों की खोज की चाहत के कारण बार बार भागता रहता है। मोतीलाल बाबू और उनके परिवार के साथ उनकी मुलाकात और उनके जीवन में उसका प्रभाव कहानी के केंद्र में है। तारापद की मासूमियत और उसका अद्वितीय व्यक्तित्व सभी को प्रभावित करता है, लेकिन अंततः वह बंधनों से मुक्त होने के लिए फिर से भाग जाता है। तो दोस्तों, यह थी रविंद्रनाथ टैगोर की अद्भुत कहानी अतिथि। मुझे उम्मीद है कि आपको तारापद की यात्रा और उसके अनूठे व्यक्तित्व से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस कहानी ने हमें यह समझाया कि जीवन में स्वतंत्रता की चाह कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है और कैसे स्नेह और बंधन हमें कभी कभी बांध सकते हैं, लेकिन अंततः अपनी राह चुनना ही सच्ची स्वतंत्रता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल प्रोफेसर डीसी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी कमेंट्स, आपकी टिप्पणियां और सुझाव मेरे लिए बहुत मूल्यवान है, इसलिए कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताएं। अगली बार हम एक और दिलचस्प कहानी या कविता के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद। ख्याल रखें।